हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल मैगजीन जो है आपकी राजस्थान सुजस, इसके जुलाई 2023 के एडिशन को समराइज करेंगे। जुलाई 2003 का फर्स्ट एडिशन ऑलरेडी चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। आज के इस सेशन में हम बचे हुए रिमेनिंग हाफ पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एंड प्रीवियस सभी एडिशंस आपके लिए चैनल पे अवेलेबल हैं, उन्हें भी देखना मत भूलिएगा ताकि आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। सो ऑलरेडी पार्ट 1 को आप लोगों ने कवर किया हुआ है। पार्ट 2 को स्टार्ट करता हूं। राजस्थान सुजस जुलाई 2023 का एडिशन है आपके सामने, और इनमें से भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने हाईलाइट कर लिए हैं ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आप कवर कर सकें। तो देखिए, कुर्जा पक्षी यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये कुर्जा पक्षी बार बार जो है अपने कंट्री को छोड़कर राजस्थान की तरफ ब्रीडिंग के लिए आते हैं। मेनली इंडिया में ये लोग ब्रीडिंग के लिए आते हैं। तो कुर्जा पक्षी जो है वो मध्य यूरेशिया काला सागर को क्रॉस करते हुए मंगोलिया और पूर्वोत्तर चीन में निवास करते हैं। यहाँ से वो लोग राजस्थान की तरफ मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पे इनके यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है, जिस वजह से इनका वहाँ पे जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसको हम लोग यहाँ पे कुर्जा कहते हैं, वो वैसे साइबेरियन क्रेन के रूप में जाने जाते हैं। जोधपुर जिले के खींचन, बाप और जाबा के साथ ही मारवाड़ के विभिन्न जल स्रोत के आसपास में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, और वो भी हजारों की संख्या में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो साइबेरियन क्रेन है, इनको वहाँ पे क्या कहा जाता है, इनका बेसिक नेम क्या है? तो साइबेरिया में इन्हें डेमोसाइल क्रेन के रूप में जाना जाता है। तो कुर्जा पक्षी हो गया, चाहे आप साइबेरियन क्रेन कहें चाहे आप डेमोसाइल क्रेन करें, ये सारे ही एक है। अब यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो मेन फूड है वो क्या है? ज्वार, नमक और चूना पत्थर या फिर खारा पानी, जो इस एरिया में इनको बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाता है, जिस वजह से ये यहाँ की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में 44 वेटलैंड को नोटिफाई किया गया है। वेटलैंड क्या होते हैं? आप इन्हें आर्द्र भूमि के रूप में जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली रिलीज अ लिस्ट ऑफ टोटल 44 नोटिफाइड वेटलैंड इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो राजस्थान में 44 वेटलैंड साइड या आर्द्र भूमि स्थलों को चिन्हित किया गया है, और ये जो 44 आर्द्र भूमि है ये राजस्थान के 19 जिलों में सूचीबद्ध किए गए हैं। अंडर विच 12 डिस्ट्रिक्ट विल हैव द मैक्सिमम 12 वेटलैंड। सबसे ज़्यादा 12 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे 12 वेटलैंड्स को सूचीबद्ध किया गया है। वेटलैंड या आर्द्र भूमि को हम लोग किडनी ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का वृक्क भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो पॉल्यूशन को फिल्टर करने का ये काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो 12 डिस्ट्रिक्ट में ये जो 12 प्लेसेस हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, इनके नाम याद करना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और किन किन जिलों में इन्हें शामिल किया गया है, लाइक बूंदी हो गया, चित्तौड़ हो गया, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर, नागौर, डीडवाना, पाली, ये सब आप लिस्ट पूरी देख सकते हैं। हालांकि 44 एंड डिस्ट्रिक्ट ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, इको टूरिज्म के लिए आप सभी लोग पहले से एक नाम पढ़ चुके हैं, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है? तो राजस्थान के चूरू जिले में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहीं पे तारानगर के श्याम पंडिया नाम के प्लेस पे राजस्थान सरकार ने 2022-23 के बजट के अकॉर्डिंग एक लवकुश वाटिका का विकास किया था। ये पिछले बजट की बात है, 22-23 की। अब रीसेंट बजट जो है 23-24, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो डूंगर बालाजी मंदिर है सुजानगढ़ क्षेत्र में, यहाँ भी एक लवकुश वाटिका का विकास किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 लवकुश वाटिकाएं आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे पर्यावरण को और ज़्यादा स्वच्छ बनाने से रिलेटेड काम किया जाता है। तो दोनों प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही पूरे राजस्थान में लवकुश वाटिका का निर्माण किया गया है। तो एक और लवकुश वाटिका के बारे में, उदयपुर का जो है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है।
तो अशोक गहलोत जी ने बजट 2022 में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या करने की घोषणा की, लवकुश वाटिका की घोषणा की थी, जो कि प्रत्येक जिले में यहाँ पे स्थापित की जाएगी और इनके लिए प्रत्येक जिले को 2-2 करोड़ रुपए का जो है वो बजट आवंटित किया गया था। तो कॉमन सी बात है, हर जिले में आपको लवकुश वाटिका देखने को मिलेगी। यहाँ पे नेचुरल थिंग जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग काम करते हैं, अदर एक्टिविटीज यहाँ पे प्रोहिबिट होती है। इसी के साथ एक नया नाम देखने को मिलेगा, झालाना का लेपर्ड रिजर्व, ठीक है, जो कि जयपुर के मिड में स्टैब्लिश है। तो जयपुर राज्य का मुख्यालय है। 14वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आरंभ में जो हेडक्वार्टर था वो क्या था, आमेर था। इसके बाद महाराणा या महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने क्या किया, एक नई राजधानी जयपुर का निर्माण करवाने की बात की, जो कि ज्यामितीय रूप से योजनाबद्ध शहरों का एक पहला उदाहरण आपको देखने को मिलता है। अब ज्यामितीय रूप से योजनाबद्ध का मतलब क्या है, ये एक क्रॉस पैटर्न पे बना हुआ है, मतलब हर जगह आपको ऐसे क्रॉस पैटर्न देखने को मिलेंगे। इसे ज्यामितीय रूप से योजनाबद्ध शहर के रूप में बनाया जाता है और आप सभी ने विद्याधर भट्टाचार्य का नाम इनसे रिलेटेड सुना ही होगा। इसके बाद अगर बात करें तो 1962 के अंदर झालाना को राजस्थान वन के अंतर्गत एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। 1962 आरक्षित वन घोषित किया गया था। बाद में राजस्थान के जो वन विभाग है उनके द्वारा अरावली पर्वतमालाओं के अंदर 2 लेपर्ड सफारी जो है वो संचालित की जा रही है। एक तो झालाना लेपर्ड सफारी हो जाएगा और दूसरा आमागढ़ लेपर्ड सफारी हो जाएगा। तो ये 2 लेपर्ड सफारी जयपुर में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड। तो देखो भैया, वृक्षारोपण, वन की सुरक्षा या वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अमृता देवी स्मृति पे पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ये घटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1730 में जब जोधपुर जिले में खेजड़ली नाम के गांव में वृक्ष को बचाने के लिए यहाँ पे टोटल 363 एंड अबव लोगों ने अपना बलिदान किया था। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनकी धारणा क्या है कि माथा कटे रूख बचे तो भी सस्ता जान, यानी कि जो पेड़ है वो अगर बचाने के लिए आपका सिर भी कट रहा है तो भी आप ये मान के चलो कि बहुत इजीली और सस्ते में आप निपट गए हो। तो जोधपुर रियासत के अंदर जो जोधपुर किले का निर्माण किया जा रहा था उसके लिए चूने को पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। तो पास में ही खेजड़ली गांव था, वहां ऑर्डर दिया गया कर्मचारियों को कि इन पेड़ों को काट कर लाया जाए। तो ऐसे में वहां के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए, मेनली बिश्नोई समुदाय से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपना बलिदान देना स्वीकार किया और सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई, उसके बाद इनकी 3 पुत्रियां और इसी प्रकार टोटल 363 नर नारियों ने वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। उसके बाद इस चीज को मना कर दिया गया और जोधपुर रियासत ने ये डिक्लेयर किया कि किसी भी बिश्नोई क्षेत्र में वृक्ष काटने पर पाबंदी रखी जाएगी। इसी के साथ साथ अब पुरस्कार क्या है, तो प्रथम पुरस्कार के रूप में वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा में अच्छा कार्य करने पर प्रबंध समिति, पंचायत या ग्राम स्तरीय संस्थाओं को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेकंड प्राइज की बात करें तो 50,000 रुपए और थर्ड प्राइज की बात करें तो 50,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। प्रतिस्पर्धा में आप भाग कब ले सकते हैं, तो सिंपल सा है, ऐसी संस्था जिसने अपनी या पंचायती भूमि पर उगे हुए जो प्राकृतिक वन है उसको कम से कम 3 साल तक प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का काम किया हो, या फिर सार्वजनिक भूमि पर 20,000 या इससे अधिक वृक्ष लगाए हो और कम से कम 3 वर्ष तक उनको पनपाया गया हो। इसी के साथ साथ वो संस्था जो है पिछले 3 सालों से उत्कृष्ट कार्य भी पर्यावरण को बचाने के लिए कर रही हो तो वो एलिजिबल हो जाएगी। अब व्यक्ति के रूप में बात करें तो कृषक या कोई व्यक्ति जो अपनी या सार्वजनिक भूमि पर 5,000 या इससे अधिक पौधे लगाता है और कम से कम 3 सालों तक उसको प्रोटेक्ट करता है। देखो, संस्था के लिए 20,000 है, ठीक है, जबकि व्यक्ति या कृषक के लिए 3,000 पौधे, 5,000 पौधे और 3 सालों तक उसके प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को रखी गई है, तो आप उसमें पात्र हो जाएंगे। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो है उनके पास अपने एक प्रार्थना पत्र यहाँ पे दे सकते हैं जिनके आधार पर आपका चयन किया जाता है।
इसी के बाद अगर आप और आंदोलन की बात करें तो एक चिपको आंदोलन भी देखने को मिलता है, जहां पे मार्च 1974 सीमांत जिला जो है वो उत्तराखंड का चमोली है, वहां के रैनी गांव में, जिसमें पुरुषों की अनुपस्थिति में श्रीमती गौरा देवी ने नेतृत्व किया और चिपको पद्धति अपनाकर महिलाओं ने रैन गांव में वनों को भारी विनाश होने से बचाया। यानी कि सेम अमृता देवी टाइप का ही इवेंट किया गया, जहां पे पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने पेड़ों को गले लगाया कि पहले हमें काटो और उसके बाद आप पेड़ों को काटेंगे। तो मार्च 1974 में रैनी गांव के वनों में बहुत बड़ी संख्या में सरकार ने पेड़ों को काटने के लिए छापा मारा और इसमें चंडी प्रसाद भट्ट, श्री गोविंद सिंह रावत और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर वनों को कटने से बचाया था। तो इसको आप लोग चिपको आंदोलन के रूप में जानते हैं। ऐसे ही एक आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, अपीको आंदोलन। तो अपीको आंदोलन कहाँ का है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अपीको आंदोलन कहाँ का है। इसके बाद अगर आप देखें, मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया और मई जून महीने की बढ़ी हुई जो पेंशन राशि है, जो कि न्यूनतम अब 1000 रुपए कर दिए गए, उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी के साथ साथ इन्होंने एक काम और किया है कि इसमें 15% की स्वतः वृद्धि करने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब हर साल 15% का इसमें वृद्धि होगा, लेकिन ये वृद्धि कितनी राशि पे होगा, तो ये याद रखना 1000 रुपए की राशि पे इसकी वृद्धि की जाएगी। ये नहीं कि अगले साल इसमें 15% जोड़ दिया, उसका 15% निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर साल 1000 रुपए का 15% यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया है, जिसके थ्रू सहकारिता को और ज्यादा प्रमोट करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है नए प्रावधान के अंतर्गत अब जो रजिस्ट्रार होगा बिना न्यायालय की अनुमति के सोसाइटी के जो रिकॉर्ड्स हैं और संपत्ति है उसकी तलाशी ले पाएगा, ताकि ये जो सोसाइटीज होती हैं ये अवैध रूप से जो जमीनों का हस्तांतरण करती है, ऐसी एक्टिविटी को रोकने में प्रभावी रूप से काम किया जा सकेगा। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 को भी यहाँ पे पारित किया गया। इसके थ्रू जो अप्रचलित और अनावश्यक पुराने 133 अधिनियम है उनको निरस्त करके उनको समाप्त कर दिया गया, ताकि उनको अप्रभावी किया जा सके। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 को 18 जुलाई को विधानसभा में रखा गया और पारित भी कर दिया गया था। इसके थ्रू जो अपराधी हैं उन्होंने जितनी भी अर्जित संपत्ति को लिया है उसे जब्त करने और विशेष न्यायालय की स्थापना करने जैसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे और मुकदमे को शीघ्र रूप से निस्तारण करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी के साथ दंड प्रक्रिया जो है आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में आपने सुना होगा, जिनको रिसेंटली गवर्नमेंट ने हटा दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, और उनकी जगह नए प्रोविजंस लाने की, भारतीय दंड प्रक्रिया लाने की बात की गई है। उनको यहाँ पे देखने पर बाद में चेंजेस किए जाएंगे। तो अभी के लिए इसकी धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष प्रक्रिया के कानून बनाने की क्षमता रखती है, उसी के आधार पर यह काम किया गया है और ऐसा करने में राजस्थान चौथे नंबर पे है। इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में इस प्रकार के कानून लाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है राजस्थान कारागार विधेयक 2023। कारागार यानी कि जेल रिलेटेड, तो जेल में जो बंदी हैं उनके व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए, बंदियों में सुधारात्मक कार्य करने के लिए, मूलभूत मानवाधिकार देने से रिलेटेड ये कारागार विधेयक को पारित किया गया है। इसके थ्रू 129 वर्ष पुराना जो प्रशासन और प्रबंधन अधिनियम था उनको हटा दिया गया है और नए प्रोविजंस के थ्रू यहाँ पे काम किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं, रोड बनाने से रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। 5 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक शहरी और ग्रामीण ओलंपिक यानी कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 5 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। पहले इसकी तिथि जो थी वो 10 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी, बाद में अगस्त टू सितंबर इसे डिस्कस किया गया, चेंज करके रख दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारे खेल
प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया है, लाइक कबड्डी होगा, टेनिस बॉल, क्रिकेट होगा, बास्केटबॉल होगा, रस्साकसी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, एथलेटिक्स जैसे खेल शामिल किए गए हैं और कुल पंजीकृत खिलाड़ी 56 लाख यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ 1035 नए पटवार मंडलों का सृजन को भी यहाँ पे मंजूरी दी जा चुकी है। तो इसके थ्रू जो रेवेन्यू रिलेटेड काम होते हैं वो आपके आसान हो जाएंगे और आप आसानी से उन्हें फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, जैसा कि आपने सुना था, राजस्थान में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक 2023 को पारित किया गया। इसके थ्रू एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि 1000 रुपये मिनिमम है वो किए जाने का प्रावधान रखा है। तो इसके थ्रू क्या होगा, ऐसा करने वाला जो है वो राजस्थान जो है वो पहला राज्य यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपको याद रखना है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के बारे में। प्रदेश में ये काम किया गया। अगर आपने नरेगा के थ्रू यहाँ पे 100 दिवस का कार्यक्रम पूरा कर लिया है तो एक्स्ट्रा 25 डेज का आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला को प्रति माह 1000 रुपये का न्यूनतम पेंशन भी दिया जाएगा और हर साल 15% की वृद्धि देखने को मिलेगी। ये वृद्धि कैसे होगी, जुलाई में 5% की और जनवरी में 10% की ये वृद्धि देखने को मिलेगी। और वृद्धि किस पे होगी, तो 1000 रुपीज़ का जो आपका बेसिक पे है उसके ऊपर आपको ये वृद्धि देखने को मिल जाएगी। तो जुलाई में 5% और जनवरी में 10% के रूप में आपको ये वृद्धि देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे देखा जाए कि और ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में 1 लाख युवाओं को संबल मिलेगा। इसके थ्रू कामगार योजना को मंजूरी दी गई है। इसके थ्रू क्या करेंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार के लिए जो आवश्यक उपकरण चाहिए उन आवश्यक उपकरणों को परचेज करने के लिए 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि, लाइक सिलाई मशीन खरीदना हुआ या फिर और औजार वगैरह आपको परचेज करने हुए तो उसके लिए 5-5 हज़ार रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा का उद्घाटन किया जाएगा। इसके थ्रू 4 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान को मंजूर दिया गया है। ये रावत चूंडा कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और अपने पिता के आदेश को मानकर अपनी वरिष्ठता, राजगद्दी और यहाँ तक कि राज्य की सीमाओं का भी इन्होंने त्याग किया था। इस वजह से इन्हें कलयुग के भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। और अपने एग्जाम में ये टर्म तो कई बार देखा होगा कि कलयुग का भीष्म पितामह इनमें से किसे कहा जाता है, तो रावत चूंडा आपका आंसर होता है। नेक्स्ट, आपने इन पक्षियों को देखा ही होगा जो रंग बिरंगी होती हैं और अपना एक घोंसला बनाती हैं, तो इन्हें बया कहा जाता है। हल्के पीले रंग की बुनकर प्रजाति के पक्षी हैं। इन्हें वीवर फिंचेस के रूप में जाना जाता है और टेलर बर्ड भी इनको कहा जाता है। ये अपने लिए एक विशेष प्रकार से जो है घोंसले का निर्माण करती है, जो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद वन्य जीवों और वन क्षेत्र की निगरानी के लिए कैमरे वगैरह लगाए गए। ठीक है, वो हर जगह लगाए गए, कुछ नया इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून के दिन हम लोग मनाते हैं और इस साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रहार यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को रखा गया था। ये याद रखेंगे, ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है, जिसके थ्रू आपको पता है क्षेत्र के 1/3 यानी कि 1/3 पे आपको क्या करना है, पर्यावरण को बचाने के लिए वन विकसित करने हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एट प्रेजेंट वनों की क्षेत्र सीमा में बहुत कमी है, 1/3 को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा 12 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी करके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 प्रकाशित किया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे इन सभी आइटम को गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर दिया है या बैन कर दिया है। तो ये डेट आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि 1 जुलाई 2022 के दिन सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोगों ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, यानी कि इनका उपयोग निषेध हो चुका है। अगली स्कीम आती है आपके सामने पालनहार योजना से रिलेटेड। तो भैया पालनहार योजना क्या है, तो
तो अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड मिले हो उनके पेरेंट को, आजीवन कारावास मिला हो माता पिता को, या फिर पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे हों, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे हों, HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित हों, या फिर नाता जाने वाली माता के बच्चे हों, विशेष योग्यजन वाले माता पिता के बच्चे हों, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला के बच्चे हों, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे हों, उन्हें इस योजना में पात्र घोषित किया गया है। अब इस योजना में उन्हें लाभ क्या मिलेगा? तो अनाथ श्रेणी के 0 to 6 ईयर्स के बच्चे को 1500 रुपये प्रति माह, 6 से 18 आयु वर्ष के बच्चे को 2500 रुपये प्रति माह का अनुदान राशि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था। अब बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार अनाथ श्रेणी में अतिरिक्त अन्य श्रेणी जितने रहेंगे उन्हें 0 से 6 वर्ष के लिए 750 रुपये, देखना ये तो अनाथ श्रेणी है और ये अन्य श्रेणी है, तो इनको 750 रुपये प्रति माह, 6 से 18 आयु वर्ग में अगर आप आते हैं तो 1500 रुपये प्रति माह सहायता राशि जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए भी हर वर्ष 2000 रुपये अतिरिक्त आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे विधवा और नाता श्रेणी को ये 2000 रुपये उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है? बच्चे का या तो आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन हो या फिर स्कूल जाना अनिवार्य है, तभी उन्हें ये राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, तो उसके अलावा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट आता है भरतपुर, जो कि पहले डीग के रूप में जाना जाता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया जिला बनाने की इसमें यहाँ पे घोषणा की है। स्कंद पुराण में इसका पुराना नाम दीर्घपुर के रूप में देखने को मिलता है, तो जो वर्तमान में डीग है वो स्कंद पुराण में दीर्घपुर के रूप में देखने को मिलता है और ये अपने जल महलों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। रिसेंटली 300 साल पहले के जो दक्षिण भारत के डीग आए रामानंद संप्रदाय के आचार्य बालानंद गोसाई थे, उनकी प्रेरणा से जाट रियासत के जो संस्थापक थे श्री बदन सिंह जी ने, उन्होंने 1723-24 में कस्बे के मध्य एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किनकी प्रेरणा से? रामानंद संप्रदाय के आचार्य बालानंद गोसाई की प्रेरणा से। जाट रियासत के संस्थापक नाम क्या था? बदन सिंह जी। 1723-24 में उनकी प्रेरणा से लक्ष्मण मंदिर का इन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया था। इसी के साथ साथ और भी छोटे मोटे मंदिरों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, जालौर दुर्ग जो है अपनी प्राचीन और सुदृढ़ता के कारण प्रसिद्ध है। ये अरावली के सोनगिरी पहाड़ी पे है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जालौर दुर्ग किस पहाड़ी पे है? तो सोनगिरी पहाड़ी पर है। किस नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे है और पश्चिमी राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में इसकी गिनती की जाती है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगा। हमारा मेन चैनल द ऑनलाइन गुरु, जहां पे हम RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इनसे रिलेटेड भी आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। एंड अगर कोई इनसे रिलेटेड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहता है तो 7737653468 के थ्रू वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।